खुशामदीद। मैं अनीस अहमद खान मीडिया स्टार वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर देश का आईना कार्यक्रम से आपसे मुखातिब हैं। आपका खैर मकदम करता हूं उनमें। तो आज हम बात करेंगे मोदी जी की और सरदार पटेल की। मोदी जी अचानक सरदार पटेल को किस तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया है अपने उसमें। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है, इसके पीछे अगर आप जाके देखें तो जो 31 अक्टूबर है, इसी दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी। और इंदिरा गांधी जी बहुत बड़ी नेता है, उन्होंने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया था और कई बार वो प्रधानमंत्री रही हैं उनके देश में। उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था और उन्होंने सबसे पहले पोखरण में एटॉमिक जो परीक्षण भी किया था, जिसको आज तक ये लोग आ रहे हैं मोदी जी के, हमने किया है, उन्होंने किया, लेकिन सबसे पहला परीक्षण उन्होंने ही किया था, इंदिरा गांधी जी ने। तो उसको दबाने के लिए ये कांग्रेस से इनकी चिड़की बात है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, तो सरदार पटेल को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। अब बताते हैं, अब जब से 2018 पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, वो वहाँ जाकर राष्ट्रीय एकता मनाते हैं और देश को एकता के बारे में भाषण देते हैं। जबकि आप देख लीजिए कि एकता की बातें नागालैंड में क्या हो रहा है, त्रिपुरा और आपके मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में तो एग्जाइल में सरकार भी बन गई है, नागालैंड में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वो एक संविधान अलग मांगते हैं, वो झंडा अपना अलग मांग रहे हैं, पासपोर्ट अलग मांग रहे हैं अपना, वो आइडेंटिटी ही अपनी अलग मांग रहे हैं, लेकिन ये एकता की बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे जाके खड़े होके, क्योंकि 15 अगस्त के अलावा लाल किले पे खड़े होकर ये बातें नहीं कर सकते। लिहाजा इन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 15 अगस्त की जगह लाल किले की जगह देने की कोशिश की है। इस बार उन्होंने कश्मीर से धारा 370 के हटाने का एकता का प्रयास कहा है। इन्होंने उसको भी एकता का प्रयास किया, जो आज तक वहाँ की स्थिति सुधरने में नहीं आ रही है, और उसे पटेल की आत्मा की शांति के रूप में प्रस्तुत किया। और पर वहीं उनके भाषण स्थल के कुछ दूर वो आदिवासी प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी ज़मीनें स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए जो ली गई थी, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। बेबड़िया, जहां आदिवासी प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और राजपीपल पुलिस स्टेशन तक ले गए। यानी एकता की बात कर रहे हैं, और आदिवासी जो देखा जाए तो असली भारत के जो निवासी है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों का आरोप था कि विभिन्न पर्यटन स्थल बनाने के लिए इस जगह पर जहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई गई है, उनकी ज़मीनें एक्वायर कर ली गई, लेकिन उनको अभी तक रोज़गार देने का वादा किया, रोज़गार भी नहीं दे रहे। यहाँ तक कि रेहड़ी लगाने का वादा था, वो भी रेहड़ी नहीं लगाने दे रहे। यहाँ पे चलती फिरती जो दुकानें होती हैं, और हमारी मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, और इन्होंने आज़ादी हमारी भंग कर दी, किस्म से ज़मीनें लेके हमें बेसर्वसामान कर दिया है। नरेंद्र मोदी का सरदार पटेल का प्रेम शुरू से नहीं था, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि मोदी संघ के प्रचारक थे, जहां किसी भी कांग्रेसी दिग्गज की यादों का प्रवेश वर्जित माना जाता है। 2002 में मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री बने, और 2002 में ही देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नरसंहार हुआ, जो आरएसएस की पॉलिसी है। गोधरा में शुरू हुआ ये दंगा पूरे गुजरात में फैला और लगभग 3000 मुसलमान इसमें कत्ल किए गए। इन दंगों से मोदी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर विवादित होने लगी, यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसकी निंदा की और मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत की, जिस पर मोदी ने स्टेज से ही कहा, मैं राजधर्म ही निभा रहा हूँ। ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। अब मोदी को एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए था अपने अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी थे नहीं, संघ को अपने साथ ले नहीं सकते थे, क्योंकि संघ ने कभी आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया है, और भारत में अब भी ये है कि जिन लोगों ने आज़ाद किया था भारत को, उनकी इज्जत होती। तो इन्होंने अपनी छवि को उभारने के लिए, चूँकि मोदी गुजराती हैं, उनकी नज़र गुजरात में पटेल समुदाय से जुड़े वल्लभ भाई पटेल पर पड़ी, और 2003 के बाद मोदी ने अपने को गुजरात का दूसरा सरदार पटेल साबित करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए बाकायदा वीडियो बनाए गए, जिसमें मोदी जी के चेहरे के विभिन्न एंगल से फोटो आते थे, उनके विजुअल दिखाए जाते तो कहा जाता था, देखिए ये चेहरा किस तरीके से सरदार पटेल से मिल रहा है। एक बात तो आपकी बड़ी हास्यास्पद बता दें, अभी जो
जी टीवी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले, उसके वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी ही पिछले जन्म में इतने में सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान वो हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। बाकायदे प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था, उसमें बड़ा मजाक भी उड़ा था, उसके वीडियो आज भी सर्कुलेट हो रहे हैं जगह जगह। ये इसलिए था कि मोदी खुद को मजबूत साबित करना चाहते थे, उसके लिए उन्हें एक नया नामचीन चेहरा चाहिए था। पटेल का नाम गुजरात के लोगों के दिलो दिमाग पर भी था और मोदी ने संघ भाजपा दोनों की राजनीति से हटते हुए पटेल को अपना आइकन बनाया और पटेल जैसे गुण वाले नेता के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिए। वहीं 2004 में वाजपेयी सरकार की हार के बाद जब गुजरात में हुए एक प्रवासी भारतीय कार्यक्रम जो हुआ था वहाँ पे, जो उन्होंने कराया था, उसमें अनिल अंबानी वगैरह सारे बड़े बड़े सेठ इकट्ठे हुए थे। वाइब्रेंट गुजरात था, सॉरी प्रवासी नहीं, वाइब्रेंट गुजरात का इन्होंने शुरू कराया था। तो उसमें प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ के जो अनिता फर्नांडिस थे उन्होंने इनको प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मोदी जी ने उन लोगों को काफ़ी हट के काफ़ी चीज़ों की सहूलियत दी थी, टैक्स कट भी दिए थे। 2005-06 में उन्होंने मनमोहन सरकार पर गुजरात के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसके साथ नेहरू परिवार को भी जोड़कर सरदार पटेल के साथ अन्याय का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि नेहरू ने सरदार पटेल पर बहुत अन्याय किया है। इस रणनीति के तहत उन्होंने नेहरू और पटेल के रिश्ते को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया। इनके बीच चले कथित तनाव को हाइप देना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आप देखकर आज़ादी की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल टावरिंग पर्सनैलिटी थे, तो इनमें वैचारिक मतभेद नहीं होता था। व्यक्तिगत मतभेद अगर रहा होगा तो रहा होगा, वैचारिक मतभेद नहीं। तो वो भी गांधी के शिष्य थे और नेहरू भी गांधी के शिष्य थे। वो भी अहिंसा की बात करते थे, ये भी अहिंसा की बात करते। वो भी एकता की बात करते थे, पटेल भी एकता की बात करते थे। वो नेहरू भी मुसलमानों के बगैर देश को अधूरा मानते थे। सरदार पटेल भी ये कहते थे कि मुसलमानों के बगैर देश की आज़ादी अधूरी है, ये वो कहते थे। सरदार पटेल धार्मिक तौर पर हिंदू थे, पर उन्होंने कभी हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की वकालत कभी नहीं की थी। उन्होंने सरदार पटेल देश के मुसलमानों को एक सम्मानित नागरिक मानते थे और धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने बड़ा जबरदस्त विरोध किया था कि डिवीजन ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि विभाजन होना पड़ा। पटेल कश्मीर को भी भारत का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, जिस तरीके से आजकल कह रहे हैं ना कि हमने कश्मीर में 370 हटा के पटेल का सपना पूरा किया सरदार पटेल का, वो गलत है। सरदार पटेल कहते थे कि हमें पहाड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आगे चल के हमारे देश के लिए, भारत के लिए सरदर्द बनेगा। वो पहले से जानते थे कि ये कश्मीर देश के लिए सरदर्द बनेगा। उन्होंने कभी वकालत नहीं की है कि कश्मीर भारत का हिस्सा हो। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, आप उनके लेटर्स पढ़िए जो संकलित हैं, कई चीज़ हैं उनमें, इस आपको साफ नजर आ जाएगा। वो कश्मीर को संकट की तरह देखते थे। मोदी ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो पटेल चाहते थे, पर हाँ 2003 में जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, यानी 2014 तक गुजरात में पटेलों को अपने से जोड़ने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि सरदार पटेल को उन्होंने इस तरीके से खूब घुमाया है। क्योंकि पटेल वहाँ पे जो गुजरात में बड़ी पावरफुल कौम मानी जाती है, बड़ी पैसे वाली कौम मानी जाती है और पॉलिटिकली भी बड़ी साउंड मानी जाती है। अब 31 अक्टूबर को उन्होंने जन्मदिन जोर शोर से मनाने का कारण है, इस दिन इंदिरा जी का भी गोली मारकर उनको शहीद किया गया था। इसको थोड़ा सा कम तर करने के लिए इस ओकेजन को उन्होंने सरदार पटेल को, हालांकि सरदार पटेल का पहले भी अखबारों में वैसे ही विज्ञापन आते थे, वैसे ही सरदार पटेल की जन्मदिन मनाया जाता था, लेकिन इन्होंने उसको और करना शुरू कर दिया। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि सरदार पटेल के नाम की कोई चीज़ भारत में है ही नहीं, जबकि सरदार पटेल मार्ग दिल्ली के ही अंदर इतनी चीज़ें हैं और जगह जगह जाइए सरदार पटेल स्कूल भी मिल जाएंगे आपको, विश्वविद्यालय भी मिल जाएंगे, मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएंगे, सड़कें भी मिल जाएंगी सरदार पटेल के नाम से। और सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से पूरा भारत जानता है और बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि सरदार पटेल लौह पुरुष थे। लौह पुरुष से इसलिए नहीं कि उनकी स्टैचू लोहे की बनना थी, वो लौह पुरुष इसलिए थे कि जो कह देते थे उस पे ही जम जाते थे। वो उनके कई ऐसे किस्से हैं कि जो उन्होंने अपने जो
इंटरनल उनकी ताकत थी, उसके बलबूते पर उन्होंने सुलझाए हैं। अब आप ये कहते हैं कि सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो सरदार पटेल तो प्रधानमंत्री हो नहीं सकते थे। 1952 में हमारे यहाँ पे लागू हुआ, जो संविधान लागू हुआ, और इलेक्शन 1952-51 में 51-52 में शुरू हुआ। सरदार पटेल सन 50 में ही इंतकाल फरमा गए थे। उनको कैंसर था, तो कैंसर का जो पीड़ित होता है वो कितना कहीं चल फिर भी नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उसी तरीके से सम्मान दिया गया। अब बताइए, जिसकी मृत्यु कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, इलेक्शन से पहले हो चुकी हो, तो वो कैसे वो प्रधानमंत्री बन सकता था। लेकिन हाँ, जब इंटरिम सरकार बनी है तो उसमें अगर नेहरू प्रधानमंत्री थे तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ये किसी को नहीं बताते हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई चंडू खाने की बात नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि वो पटेल, उनके डिसीजन माने जाते थे, सरपरी होते थे। हालांकि उस जमाने में जाकिर हुसैन शिक्षा मंत्री थे। अगर ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करना होता तो जाकिर हुसैन को भी गृह मंत्री या कुछ पोस्ट दी जाती। नहीं, जाकिर सॉरी माफ कीजिए, जाकिर हुसैन नाम ले रहा है, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनको वो गृह मंत्री हुआ करते थे। अब जो इन्होंने लेकिन इन सबको छुपा दिया, और सिर्फ ये कि पटेल बहुत बड़े नेता थे, नहीं हैं। ये तो ये कहते हैं कि जो सरकार आई कांग्रेस ने पटेल के परिवार को कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को उठा के दे तो पटेल की बेटी मणिबेन को सांसद रही हैं वो कांग्रेस से। इसके बाद जब कांग्रेस से नहीं लोकसभा में नहीं रही तो उनको राज्यसभा के मेंबर बनाया गया है। उनके जो एक पुत्र थे पटेल के, वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, तो लिहाजा वो अलग रहे। बाकी लोगों को उसी तरीके का सम्मान दिया गया जिस तरीके से दिया जाना चाहिए एक इतने बड़े राष्ट्र पुरुष के परिवार को। लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से कहा। अब जो बात आती है वहीं गुजरात के पाटीदार, पटेल को क्यों उन्होंने साथ लिया, क्योंकि जो पाटीदार हैं जिन्हें पटेल भी कहते हैं, उनका समर्थन मोदी को छोड़ना नहीं चाहते मोदी, क्योंकि पटेल गुजरात के बड़े किसान भी हैं और हीरो के सबसे बड़े कारोबारी भी यही हैं। और अगर आप अमेरिका वगैरह कभी जाएं तो जितने भी आपको वहाँ पर रेस्टोरेंट मिलेंगे, जो इंडियन रेस्टोरेंट है, वो सारे पटेलों के होते हैं। वहाँ पटेल इस तरीके से छाए हुए हैं पूरी तरीके से पैसे के मामले में, और विदेशों में पटेल भी ज़्यादा जाके बस जाते हैं। मोदी की अमीरी अभी तक की कोई मजबूत राष्ट्रीय छवि नहीं है। ऐसी छवि नहीं है कि उनके जाने के बाद उनको याद किया जाए कि मोदी ने ये किया। वो हड़बड़ाहट में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आगे जाके उनकी किस तरीके से क्या होगी वो तो देखने वाली बात है। कि 3 तलाक, 370, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, जो कि देश हित में नहीं है। देश हित में करने के लिए उन्होंने नोटबंदी की, जिसका खमियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं, पूरा देश भुगत रहा है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी धराशायी हो गई। जीएसटी, पूरी की पूरी इकोनॉमी धराशायी हो गई है। आज जो आया है सर्वे, उसमें 90 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में पाएगी। 90 साल में, यानी एक दशक में, 100 साल के अंदर जितनी बेरोजगारी नहीं थी उतनी बेरोजगारी अब चल रही है देश के अंदर। अभी ताज़ा बयान आए, उनमें कई तो ऐसी संस्थाएं हैं जो मोदी जी की समर्थक संस्थाएं जिन्होंने ये सब दिया है। अब वो अपनी छवि सरदार पटेल को रख के अपने सामने रख के निखार रहे हैं। उनको राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मना रहे हैं, तो सरदार पटेल हैं, वो एकता दिवस का उनके लिए नाम पे मनना चाहिए। लेकिन उनको कैश नहीं करना चाहिए जिस तरीके से गांधी कट्टर, गांधी हिंदू थे, मना भी नहीं करते थे, सनातनी हिंदू थे, लेकिन कम्युनल नहीं थे। ये तो हिंदू हैं और कम्युनल है साथ में, और ये अपने आप को गांधी से जोड़ना चाहते हैं। स्वच्छता अभियान में गांधी जी का चश्मा लेके जाते हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, कहते हैं कि हमने 100% जो ओपन डिफेक्शन फ्री कर दिया देश में, जबकि अभी तक 46% ही हुआ है। बाकी के लोग अब भी जेल की पट्टियों के किनारे बैठे हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें बर्बाद हुई पड़ी हैं, लेकिन ये अपने आप के एक मजबूत प्रधानमंत्री साबित करना चाहते हैं, उस तरीके से जैसे कि हमारे टावरिंग नेता सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो बनना चाहते हैं। लेकिन उन जैसा बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा।
अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।